ये कहानी है नाइकी के को फाउंडर फिल की। फिल यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और वहीं उनका इंटरेस्ट रनिंग की तरफ काफ़ी बढ़ा। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई एक फेमस कोच बिल बारमैन से जिन्होंने ओलंपिक एथलीट्स को भी ट्रेन किया था। वहीं से दोनों की फ्रेंडशिप हुई और दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत। 1959 में जब फिल की पढ़ाई पूरी हो गई तब उसके बाद भी फिल को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था तो ओलंपिक्स की तैयारी की, लेकिन उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। फिर आर्मी में 1 साल नौकरी करने के बाद वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसके बाद फिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आगे की पढ़ाई करने गया, जहां उसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें उसे कोई न्यू बिजनेस आइडिया डेवलप करना था। अपने प्रोजेक्ट के दौरान उसने एक चीज़ नोटिस की कि कैसे जापानीज़ कंपनी जर्मन कंपनी को रिप्लेस कर रही है मार्केट से। इसी तरह फिल के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना ये रनिंग शू बिजनेस में भी किया जाए, क्योंकि 2 जर्मन कंपनी एडिडास एंड प्यूमा यूएस का पूरा मार्केट कैप्चर करे बैठी थी। फिल ने स्टडी की और ये समझा कि जापान में रनिंग शूज़ बेटर क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं और यूएस मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी चीप रेट्स में। अगर शू मैन्युफैक्चरिंग जापान में कराकर यूएस में इंपोर्ट किया जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। उसने अपना ये आइडिया काफ़ी लोगों के सामने रखा, बट किसी ने भी फिल को सीरियसली नहीं लिया। तब फिल को समझ आया कि ये इतना भी आसान नहीं है और जापान में उसका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी नहीं है। 1962 में स्टैनफोर्ड से पढ़ाई पूरी होने के बाद फिल अपने फ्रेंड के साथ एक वर्ल्ड टूर पे निकल गया। उसके दिमाग में जापानीज शूज़ का आइडिया तब भी था। दोस्त के साथ घूमते घूमते दोस्त को तो हवाई में एक लड़की मिल गई, जिसके चलते आगे का टूर फिल ने अकेले ही किया और इसी के साथ पहुंच गया जापान। जापान में फिल कोबे सिटी गया था, जहां उसकी नज़र पड़ी एक रनिंग शू पे जो कि टाइगर ब्रांड का था और जो कंपनी वो शू मैन्युफैक्चर कर रही थी उसका नाम ओनित्सुका। फिल को उनकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो चीप और हाई क्वालिटी के भी थे। फिर उसने कॉल करके बड़ी मुश्किल से मैन्युफैक्चरर के साथ एक मीटिंग फिक्स करी। मीटिंग में जाने से पहले फिल ने सारी जापानीज बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ ली ताकि वो मैन्युफैक्चरर को किसी भी हाल में इम्प्रेस कर सके। फिल ने मीटिंग में खुद को अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर बताया और ये बोला कि वो उनके शूज़ अमेरिकन मार्केट में बेचना चाहता है। कंपनी बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश में थी बहुत लंबे समय से अमेरिकन मार्केट को टारगेट करने के लिए। मीटिंग के बीच फिल से ये पूछ लिया गया कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अब फिल बिल्कुल सन्नाटे में चला गया और फिर उसके दिमाग में आया ब्लू रिबन स्पोर्ट्स फ्रॉम पोर्टलैंड ओरेगन। ओनित्सुका कंपनी काफ़ी इंप्रेस हो गई फिल से और सैम्पल ऑर्डर्स यूएस भेजने को तैयार हो गई। फिल को जैसे ही यूएस में वो सैम्पल ऑर्डर्स डिलीवर हुए, वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो सीधा अपने कोच बिल के पास गया, क्योंकि उनको शूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, काफ़ी नॉलेज रखते थे और आए दिन एथलीट्स के शूज़ को काट के सही करते रहते थे। बॉर्डमैन को वो सैम्पल शूज़ इतने पसंद आए कि वो फिल का बिजनेस पार्टनर बनने को तैयार हो गया और इसी के साथ रियलिटी में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी बनी और दोनों पार्टनर्स ने $500 मिला के लगाए। फिल ने ओनित्सुका के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया जिससे कि वो टाइगर ब्रांड के इकलौते अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। फिर 300 शूज़ का ऑर्डर मिला। फिल ने कई सारे शू शॉप्स को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी टाइगर शू बेचने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये ब्रांड मार्केट में बिल्कुल नया था और शॉपकीपर्स को रनिंग शूज़ की नेसेसिटी भी महसूस नहीं हुई मार्केट में। फिल को रियलाइज़ हुआ कि उसको अपना मार्केट खुद बनाना पड़ेगा, जिसके चलते वो ट्रैक मीट्स, रनिंग क्लब्स जाकर अपनी ही गाड़ी में शूज़ को बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो 300 पेयर्स 3 महीने में आसानी से बिक गए। फिल ने पास्ट में काम तो कई किए लेकिन हर जगह फेल हुआ, लेकिन इस बार काम उसके इंटरेस्ट का था। कस्टमर उसका कन्विक्शन देख के उस पर बिलीव करने लगे और इसके साथ उनकी सेल्स आगे बढ़ती गई और पहले ही साल $8,000 के शूज़ का बिजनेस किया। फिर ऑर्डर्स और बढ़ने लगे। सेल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे जो कि कमीशन बेसिस पे काम करते थे। ज़्यादातर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्स रनर्स होते थे जिन्होंने एक पेयर बेचने पर $2 का कमीशन मिलता था। बिजनेस बढ़ा तो बैंक से लोन भी आसानी से मिल गया और फिल बॉर्मैन फाइनली एक घर के बेसमेंट से अपने खुद के ऑफिस से काम करने लगे। फिर कंपनी ने फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किया जेफ जॉनसन, जिसने ब्रांड नाइकी को उसका आइकॉनिक नेम दिया था क्योंकि बॉर्मैन की अपनी फुल टाइम जॉब थी।
1966 में नाइकी ने अपनी खुद की रिटेल स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया, जिसका मेन गोल था रनर्स को अट्रैक्ट करना, जहां रनर्स साथ में हैंग आउट करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और साथ ही साथ बुक्स भी प्रोवाइड किया जाता था रनिंग से रिलेटेड। जेफ जॉनसन बिजनेस ऑपरेशंस हैंडल करने लगा था और बॉमैन क्रिएटिव साइड, जो कि था शू डिज़ाइनिंग। जो भी शूज़ आते थे बॉमैन उसमें से एक शू लेके उसको कट करता, अंदर से शू डिज़ाइन देखता और उसके इम्प्रूवमेंट पे वर्क करता। फिर वो अपने मैन्युफैक्चरर ओनित्सुका को बताते कि उनको शूज़ में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने नेक्स्ट ऑर्डर में। फिर क्योंकि बॉमैन एक ओलंपिक एथलीट कोच थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी के शूज़ कई एथलीट को रिकमेंड किए और उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। इवन बॉमैन ही वो आदमी हैं जिन्होंने जॉगिंग को इतना पॉपुलर किया। अगर हम 1960s की बात करें तो तब जॉगिंग एक्सरसाइज का पार्ट होता ही नहीं था, लेकिन फिर बॉमैन ने एक बुक लिखी जॉगिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और वहाँ से जॉगिंग कल्चर की शुरुआत और साथ ही साथ ब्लू रिबन कंपनी के शूज़ की डिमांड, क्योंकि अब लोगों को जॉगिंग करने के लिए स्पेशली शूज़ चाहिए थे। दोनों की ही खूब तरक्की हुई, चाहे वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स हो या ओनित्सुका। लेकिन ओनित्सुका का लालच बढ़ गया और उन्होंने ऑन टाइम डिलीवरी करना बंद कर दिया, कोरियर लेट होने लगे और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का बिजनेस इफेक्ट होने लगा। फिर फिल को पता चला कि ओनित्सुका अमेरिका में और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश में है, तबकि ओनित्सुका के साथ उनका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट अगले 1 साल का और था। फिल के बात करने पर ओनित्सुका कंपनी बोली कि वो एक्सक्लूसिविटी सिर्फ तभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर उनको ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का 51% शेयर दे दिया जाए, लेकिन फिल तैयार नहीं हुआ और यूएस वापस चला गया। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये लगने लगा कि अब कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन फिल ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कहा कि अब वो अपने शूज़ खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे इनको किसी और मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा और बिना किसी कंडीशन के काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयज़ बूस्टअप हुए। अब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को अपना एक खुद का ब्रांड नेम बनाना था। समय की कमी के चलते जेफ जॉनसन का बताया नाम नाइकी, जिससे फिल उतने कन्विंस नहीं थे, बट इतने कम समय में उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और ब्रांड नेम नाइकी बन गया और लोगो एक ग्राफिक डिज़ाइनर स्टूडेंट से मात्र $35 में बनवा दिया। अब फिल को चाहिए था एक मैन्युफैक्चरर जो कि उनके नए लोगों के साथ क्वालिटी शूज़ बना पाए, लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरर से बात हुई सबके यहाँ क्वालिटी इश्यूज़ थे। फिर फिल ने ये सोचा कि जो गलती उसने ओनित्सुका के साथ की थी वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा, और फिल ने एक नहीं बल्कि मल्टी मैन्युफैक्चरर से शूज़ बनवाने शुरू कर दिए ताकि प्रोडक्शन की पावर उनके हाथ में रहे। जब ओनित्सुका को पता चला कि फिल अपना खुद का ब्रांड शुरू कर रहा है तो उसने केस कर दिया। दोनों केस लड़ते रहे और फिर सेटलमेंट पे आ गए और यहाँ से ओनित्सुका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ऑफिशियली नाइकी बन गया और यहाँ से उनकी सेल्स सिर्फ आगे बढ़ती चली गई। नाइकी दुनिया में हर जगह पहुँच गया और लोग उसको एक फेमस शू ब्रांड के नाम से जानने लगे। 1972 में नाइकी ओलंपिक्स में फीचर किया गया। 1976 में रेवेन्यू $15 मिलियन पहुंच गया और अगले साल उसका जस्ट डबल। और आज आप जानते हैं कि नाइकी एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। आज इंडिया में ये एक प्रीमियम शू ब्रांड है जिसे शायद लेना आपका भी सपना होगा। तो फिल की मेहनत ने एक वर्ल्ड वाइड शू ब्रांड खड़ा कर दिया। अब आपकी बारी है, और फिल जितनी मेहनत नहीं कर सकते तो चलो इतनी तो कर लो कि नाइकी के जूते लेने से पहले कभी सोचना ना पड़े। इसी के साथ नाइकी की कहानी तो यही खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कंपनी की कहानी के साथ।